हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानने वाले हैं नेपोलियनिक कोड के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। इस नेपोलियनिक कोड को हम लोग सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं, इस बार क्लास 10th में हैं, अगली बार 2026 में आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बहुत बार ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछा गया है कि बताइए कि क्या मेरिट और डिमेरिट रही है नेपोलियनिक कोड की, यानी कि सिविल कोड ऑफ 1804 की। तो उसी को जितने भी मेरिट्स हैं और जितने भी डिमेरिट्स हैं इस नेपोलियनिक कोड के, वो सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि नेपोलियनिक कोड क्या है। नेपोलियन बोनापार्ट एक व्यक्ति थे जो डिक्टेटर थे, ठीक है, जो कि फ्रांस में अटैक करते हैं। कब अटैक करते हैं? 1799 में, ठीक है। और यहाँ पर वो अपने आप को फिर क्या करते हैं, एम्पेरर घोषित कर देते हैं वहाँ का, कि हम यहाँ के क्या हुए, अब राजा हुए, जिसके कारण से जो वहाँ पर डेमोक्रेसी थी वो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर कह सकते हैं कि फिर से राजा का शासन या फिर से डिक्टेटरशिप जो है, फिर यहाँ पर डिक्टेटर का शासन आ जाता है या फिर राजा का शासन आ जाता है। जब वो खुद शासन करने लगते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए क्या लेकर के आते हैं, एक नई पॉलिसी लेकर के आते हैं, ठीक है। और वही पॉलिसी को क्या नाम दिया गया? नेपोलियनिक कोड नाम दिया गया, जिसको एक और नाम से जाना जाता है सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है। ये लाया कब गया था? 1804 में, ठीक है। नेपोलियनिक कोड कब आया था? 1804 में, ठीक है। इसी कारण से ये लास्ट में क्या जुड़ गया? सिविल कोड ऑफ 1804 कहा गया। अब देखिए क्या क्या मेरिट्स है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं कि नेपोलियनिक कोड में कौन कौन सी चीज़ें वो अच्छाइयाँ थी, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि नेपोलियनिक कोड में क्या क्या बुराइयाँ थी। शुरुआत में नेपोलियन लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा, भगवान की तरह लोग उसको मानने लगे कि ये हमारे लिए तो भगवान है, फरिश्ता है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि नेपोलियन तो क्या है, खुद अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए हमारे यहाँ पर लोगों को तंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले जो पहला मेरिट है वो क्या है। सबसे पहला मेरिट क्या है कि नेपोलियनिक कोड में कहा जाता है कि एबॉलिश द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। बेस्ड ऑन बर्थ यानी कि जन्म के आधार पर सोसाइटी के कुछ लोगों को प्रिविलेजेस मिला करती थी, जैसे कि क्लर्जी को, नोबिलिटी को, ठीक है। उस चीज़ को नेपोलियनिक कोड के तहत क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया कि किसी को भी बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कर दिया गया? प्रिविलेजेस को एबॉलिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। साथ ही साथ क्या कहा जाता है कि बाबू अब एक क्या हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, ठीक है। चाहे वो क्लर्जी हो, नोबिलिटी हो या फिर कोई भी आम इंसान हो, सभी लोग क्या हो, बराबर है, ठीक है। ये चीज़ें अच्छी चीज़ें की गई। दूसरा अच्छा चीज़ क्या कहा गया? सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या कि सभी लोगों को प्रॉपर्टी का अधिकार होगा, ठीक है। यानी कि जिस किसी के पास भी पैसा है वो सभी लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्लर्जी और नोबिलिटी के पास ही ज़्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ठीक है। इन लोगों के पास, कॉमन लोगों के पास, पुअर लोगों के पास प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं हुआ करता था। लेकिन इस नेपोलियनिक कोड के तहत क्या कहा गया कि सभी लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी रख सकते हैं, उनको अधिकार दिया गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आगे इसके अलावा कहा गया कि एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, जैसे कि जमींदारी सिस्टम। पहले वहाँ पर लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, ज़मींदार बड़े बड़े हुआ करते थे, और वो ज़मींदार क्या करते थे कि वो ज़मींदार, जैसे कि हमारे यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम थी, वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम था। तो फ्यूडल सिस्टम में जो पीजेंट्स होते थे उनको ज़मीन देते थे, ठीक है। तुम यहाँ पर मेरे ज़मीन पर खेती करो और साथ ही साथ हमको क्या करो? टैक्स भी दो। अब उस ज़मीन पर खेती हो या ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम तुमको ज़मीन दिए हैं और तुमको हमको क्या देना पड़ेगा? उसके बदले में टैक्स देना पड़ेगा। तो ये खराब थोड़ी सी चीज़ थी कि अगर नहीं टैक्स दोगे तो तुम हमारे क्या बन जाओगे? सर्फ बन जाओगे, तुम हमारे दास बन जाओगे, ठीक है। तो उसको अपने बंधन में बांध लिया जाता था इस प्रकार से। तो फ्यूडल सिस्टम को भी क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है, क्योंकि ये पीजेंट्स लोगों को तंग करने
का एक तरीका था, ठीक है, तो ख़त्म कर दिया गया। और पैसा कमाने का तरीका था। और फ्रीड पीजेंट, जितने भी सर्फडम थे उन सभी को, सर्फडम से क्या कर दिया, किसानों को आज़ाद कर दिया। जो लोग किसानों को ज़बरदस्ती अपना दास मतलब कि दास बना करके रखे हुए थे, उन सभी दास को क्या कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ड्यूज बहुत ज़्यादा हो गया था, वो कर चुका नहीं पा रहे थे, तो उनका दास बन के रह रहे थे ज़मींदारों का, लॉर्ड्स का। तो उन सभी किसानों को क्या कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। और उनके कर को भी, मैनोरियल ड्यूज, जो भी ड्यूज वगैरह हुआ करते थे, उन सभी करों को भी क्या कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया। तो किसान को लगा, या फिर जो लोकल पीपुल या फिर कॉमन पीपुल जो थे, उनको लगा कि वाह, नेपोलियन तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो फरिश्ता है, भगवान जैसा है, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ नेपोलियन के समय में ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, इसको भी इम्प्रूव किया जाता है। बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाता है। आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि किसी भी देश की अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छी है तो समझिए कि उस देश की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव कर दी जाती है, किसके समय में, नेपोलियन के समय में। आगे इसके अलावा गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड। पहले क्या हुआ करता था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था, यानी कि कोई भी अपने मन से किसी भी व्यापार को नहीं कर सकता था, या फिर व्यापार कर रहे हैं तो अपने हिसाब से नहीं चला सकते, कुछ बदलाव नहीं ला सकते हैं, या फिर व्यापार कर रहे हैं तो अपने हिसाब से कोई प्राइस वगैरह सेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूनियन हुआ करता था, वो यूनियन डिसाइड करेगी कि क्या, कौन व्यापार में रहेगा, कौन व्यापार करेगा, कौन व्यापार नहीं करेगा। तो अब ये सिस्टम क्या कर दिया गया, गिल्ड सिस्टम यानी यूनियन सिस्टम जो थी वो हटा दिया गया कि बाबू जिसको जो मन है, जिस भी व्यापार में जाना चाहता है, जो भी व्यापार करना चाहता है वो कर सकता है, अपने हिसाब से वो अपना प्राइस सेट कर सकता है, ठीक है। जो भी चेंजेस, बदलाव लाना चाहे वो अपने व्यापार में ला सकता है, समझ गए। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन सिस्टम जो है वो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया नेपोलियनिक कोड के समय में, सॉरी नेपोलियन बोनापार्ट के समय में। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर, ठीक है। अब देखिए फ्रांस जो था, वहाँ पर, फ्रांस ऐसा कह सकते हैं पूरे यूरोप में, हम फ्रांस का एक एग्जांपल है। फ्रांस में क्या था कि अलग अलग जगह पर जो वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम था वो अलग अलग थे, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 kg है तो 1 kg बराबर, मान लीजिए किसी जगह पर कितना है, 900 ग्राम है, कितना है, 900 ग्राम है। कहीं पर 1 kg बराबर कितना है, 980 ग्राम है, ठीक है। और कहीं पर यही 1 kg 1000 ग्राम है, ठीक है। तो बाबू हर जगह पर, फ्रांस में एक ही देश के अंदर, एक ही राष्ट्र के अंदर क्या है, अलग अलग कौन सा सिस्टम है, वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम है, ठीक है। ऐसा केजी में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, ठीक है, मीटर में भी हो सकता है। तो अलग अलग वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा तकलीफ या फिर परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो नेपोलियनिक कोड के तहत क्या किया गया कि यूनिफॉर्म कर दिया गया, सभी वेट एंड मेजरमेंट को क्या कर दिया गया, यूनिफॉर्म कर दिया गया कि बाबू 1 kg बराबर पूरे फ्रांस में क्या होगा, 1000 ग्राम ही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा कौन सा लॉ लाया गया, यूनिफॉर्म लॉ, ठीक है। यानी कि सबको एक ही लॉ मानना पड़ेगा। चलिए आगे। अब साथ ही साथ एक और मेरिट्स है कि नेपोलियनिक कोड के तहत ही कॉमन नेशनल करेंसी लाई गई, जो पूरे फ्रांस में लागू होगी। अब वो करेंसी कहाँ कहाँ, पूरे फ्रांस में लागू होगी, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है उसके मूवमेंट में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। नहीं तो फ्रांस में ही 10 प्रकार की करेंसी चल रही है, तो कोई उसको लेने से इनकार कर देगा, ठीक है, कोई किसी करेंसी को लेने से इनकार कर देगा। तो ऐसा सिस्टम खत्म कर दिया गया। बताया गया कि अब सब के लिए एक ही करेंसी चलेगी बाबू, और सबको एक ही करेंसी मानना पड़ेगा, ठीक है। जो नेपोलियन लेकर के आए हैं, एक कॉमन करेंसी लेकर के आए, ठीक है, और वो सब पूरे फ्रांस जो है उसको मानेगी। तो इससे क्या होगा, जो गुड्स का एक्सचेंज है उसके मूवमेंट में परेशानी नहीं देखने के लिए मिलेगी। अब हम लोग इसका डिमेरिट पढ़ते हैं। ये सब देख करके तो लोगों के मन में बहुत अच्छी भावना जगी कि वाह, नेपोलियन तो बहुत ही अच्छा आदमी है। लेकिन जब इसकी डिमेरिट देखना शुरू किए, इसकी जो है डिसएडवांटेज देखना शुरू किए, तब लोगों को लगना शुरू हो गया कि ये जो नेपोलियन है ये सिर्फ अच्छी चारा हमारे सामने रखा है और हम इसके जो है चंगुल में
फंस चुके हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक कि मेरिट्स क्या थे नेपोलियन कोड के। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या वो डिमेरिट्स रहे हैं नेपोलियन कोड के, या फिर क्या वो ड्रॉबैक्स रहे हैं नेपोलियनिक कोड के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो डिमेरिट्स है वो है सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस कर देना। ठीक है, नेपोलियन के द्वारा सेंसरशिप फिर से लागू कर दिया जाता है। क्या है ये सेंसरशिप? कि कोई भी व्यक्ति जो है वो राजा के खिलाफ, एम्पेरर के खिलाफ किसी भी तरीके का आवाज़ उठा नहीं सकता है, प्रिंट नहीं कर सकता है। ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, किसी भी प्रकार का राजा के खिलाफ, एम्पेरर के खिलाफ कुछ भी लिख नहीं सकता है। ठीक है, तो सेंसरशिप लागू हो गया। साथ ही साथ टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि राजा को या फिर नेपोलियन को युद्ध करना था, और युद्ध करने में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसा आएगा कहाँ से? लोगों पर टैक्स बढ़ा दो, लोगों को टैक्स दे, मतलब लाद दो टैक्स से। ठीक है, और लोग टैक्स देंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या करने लगे? लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी ज्वाइन करने पर मजबूर कर दिए कि बाबू तुमको आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा, हमको युद्ध लड़ना है, हमको सभी साम्राज्य पर कब्जा जमाना है। ठीक है, साथ ही साथ वुमेन को राइट से वंचित किया गया। उनको जो वोट देने का अधिकार था, उनको जो डिसीजन लेने का अधिकार था, उनको जो प्रॉपर्टी का अधिकार था, उन सब से उनको वंचित कर दिया गया कि बाबू तुमको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। प्रॉपर्टी का जब अधिकार छीन लिया गया, ठीक है, यानी कि इसको पूरी तरीके से क्या बना दिया गया? डिपेंडेंट बना दिया। किस पे डिपेंडेंट रहो तुम? फादर पे, अपने पिताजी पे डिपेंडेंट रहो। ठीक है, साथ ही साथ अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहो। क्यों? क्योंकि इससे छीन लिया गया राइट टू वोट, राइट टू आपका प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये समाज की माइनर ग्रुप कहलाने लगे। ठीक है, और साथ ही साथ डिसीजन भी तुम अब नहीं ले सकती हो। ठीक है, वुमेन को क्या कर दिया गया कि तुम अब डिसीजन भी ले नहीं सकती हो। इसके अलावा लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, जो पहले लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रही थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वोट, वो सभी चीज़ों से क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया लोगों को कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, ये सब चीज़ें आपको नहीं है, ये सब खराब चीज़ है। ठीक है, ऐसा मतलब कि कहा गया। तो ये है डिमेरिट्स, ड्रॉबैक, जिसके कारण से नेपोलियन बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा इनको बहुत ज़्यादा नापसंद किया जाने लगा फ्रांस के अंदर। और आप सभी को पता है फ्रांस में डेमोक्रेसी तो पूरी तरीके से तबाह हो ही चुकी थी, और लोग इनको बहुत ज़्यादा हेट करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। और सपोर्ट, जो भी सपोर्ट लोग पहले कर रहे थे इनके मेरिट्स के कारण से, वो सपोर्ट क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो था नेपोलियनिक कोड यानी सिविल कोड ऑफ 1804 पर। अगर आपको ये पसंद आया, मेरिट्स और डिमेरिट्स समझ में आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी ज़रूर से लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।